प्लांटो कृषि तंत्र। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी किसान बंधुओं का मैं पल्चर बायो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड गोवा अर्थात प्लांटो कृषि तंत्र की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यह केला फसल के लिए संगोष्ठी का आयोजन यहाँ किया गया है। तो मतलब लगभग जो हमारी संजय जी पाटीदार जी से बातचीत हुई तो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में केला अभी नहीं है, लेकिन कुछ रुचि है कि आगे चल के ये फसल बढ़ने वाली है। तो ये जो केला है मतलब जो लोग लगा रहे हैं उनको तो उसका इकोनॉमिक्स पता है, उसका जो भी अर्थशास्त्र है वो सभी को पता है। और केले के बारे में विशेष रूप से हमारी रुचि इसलिए है क्योंकि मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लगभग हमारी 4 जनरेशन से हमारे यहाँ केला होता है। तो इसलिए केले के प्रति हमें और कुछ ज़्यादा लगाव है। केले को जो है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी का प्रतीक इसलिए माना जाता है कि अगर हम देखें भारत में जो सारा ट्रैक है केले का, अगर हम पश्चिम बंगाल से बात करें, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो सारा ट्रैक है केला जिसमें होता है, या फिर दक्षिण भारत की हम बात करें तो लगभग जिस क्षेत्र में केला होता है वहां एक आर्थिक संपदा अपने आप आ जाती है। तो इसलिए वो गलत नहीं है कि केला जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वहां लक्ष्मी का वास होने लगता है और सही में ये फसल उतनी मुनाफा दे जाती है। अगर हम बात करें बाकी फसलों की तुलना में, जैसे महाराष्ट्र में अगर बात करते हैं, अंगूर की फसल है, अनार की फसल है, जिसमें किसान 5 लाख 6 लाख रुपया एकड़ में कमाता है, लेकिन उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा है, लागत बहुत ज्यादा है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क ये कि जैसे अगर आप केले की बात करें, केले में जो एक प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो भी आपका केले का फसल जो है वो अच्छा आ जाएगा। लेकिन अनार या अंगूर वो बहुत क्रिटिकल फसलें हैं किस्म की कि जिनमें आज अगर सुबह कुछ छिड़काव किया हुआ है और दोपहर शाम को अगर मौसम बदल जाता है तो इमीडिएट दूसरा छिड़काव लेना पड़ता है। और थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, मौसम का इधर उधर बदल गया तो इमीडिएट क्या इन्फेक्शन आ जाएगा इसका भरोसा नहीं होता है। उनकी तुलना में अगर हम केले को देखते हैं तो केले में बहुत कम रिस्क है और लागत और मुनाफा इसका जो रेशो है वो भी बहुत अच्छा है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये जो केला है लक्ष्मी का प्रतीक सही में है, वास्तव में है। जहां जहां केला होता है वहां आर्थिक समृद्धि आ ही जाती है। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां ऐसा कोई त्योहार नहीं होता है, कोई कार्यक्रम नहीं होता है कि जिसमें केला किसी न किसी रूप में मौजूद ना हो। केले का जो पीला होगा या केले के बड़े वृक्ष वहां पे कुछ शादी समारोह में लगाए जाते हैं, द्वार पे अलग अलग सारा उसका महत्व है। वो तो खाने में भी रोज केला खाते हैं वहाँ की जो वैरायटीज है। तो निश्चित ही ये केला लक्ष्मी का प्रतीक है, ये कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो केले के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें जमीन, जलवायु, ये सारी चीजें जो है इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्व सबसे बड़ा महत्व तो जमीन को है, क्योंकि वो जमीन है जिसमें वो केला अपना लगने वाला है, जो मीडिया है जिसमें वो पेड़ पौधा लगेगा और वो खड़ा रहेगा और वहां से वो जो भी उसकी आपूर्ति है उसको वो जमीन में से होनी है। जमीन स्वाभाविक तौर पे देखा जाए तो इसमें जिसमें पानी का निकास अच्छे से होता है, वाटर ड्रेनेज बहुत अच्छा है, वैसी जमीनें केले की फसल के लिए सबसे अच्छी होती है। अगर ये नदी किनारे वाली जो दोमट मिट्टी होती है, प्राथमिकता वो उस जमीन जो है वो सबसे प्रथम ये होती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा उपज मिल सकती है। फिर जो काली मिट्टी है, 2-3 फीट 4 फीट तक काली मिट्टी है, वो इसके लिए अच्छी होती है। लेकिन जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, जो डीप ब्लैक सॉइल होती है कि जैसे आप 5-6-7-8 फीट जाते हैं और काली मिट्टी लगेगी, वैसी मिट्टी में आप केला नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें केला ग्रोथ तो हो जाएगा लेकिन उसमें बंच निकलना बहुत लेट होता है। साथ ही साथ बंच तो निकलेगा लेकिन वो जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है। तो केले को वही है कि अच्छा जल निकास वाली जो जमीन होती है वो अच्छी होती है। दूसरी बात, जिस जमीन का पीएच जो है, पीएच सभी को मालूम है, पीएच जो है प्राथमिक तौर पे अगर देखें तो जो हमारी मिट्टी की जो जांच करते हैं उसमें पीएच सबसे पहले देखा जाता है। तो पीएच लेवल जो है वो 6.5 से 7.5 तक का पीएच जो है उसके लिए अनुकूल होता है।
उसके ऊपर जैसे जैसे पीएच जाएगा 8, 8.25, 8.5, 9, तो कुछ तत्व होते हैं उनकी पूर्ति हम लोग देते हैं तो भी करना फसल के लिए मुश्किल होते जाता है, और परिणाम उसका यही है कि हमें जो उत्पादन है वो उतना नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पीएच एक जरूरी बात है कि हमारा पीएच जमीन का अच्छे से होना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आती है, जिसमें मिट्टी की भी जांच अगर करते हैं तो इसी अपना पता चलता है, पानी का भी इसी अपने को पता चलता है, तो वो भी एक जरूरी बात है। तीसरा एक ऑर्गेनिक कार्बन, हालांकि अगर देखा जाए तो पीएच और इसी से पहले ऑर्गेनिक कार्बन आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन ही एक पैमाना होता है जिससे हमारी मिट्टी की जो है उपजाऊ क्षमता मापी जाती है। हम जब मिट्टी की जांच करते हैं तो जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में जो ऑर्गेनिक कार्बन लेवल है, सॉइल कार्बन लेवल जो है, सॉइल कार्बन लेवल जो होती है वो सॉइल कार्बन लेवल कितनी है उस पर हम एक अंदाज लगा सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी उपजाऊ है। तो सबसे प्रथम तो है वो सॉइल कार्बन लेवल है, और सॉइल कार्बन केले की फसल के लिए अत्यधिक जरूरी है उसका हमारी जमीन में अच्छा स्तर होना। तो ये सारी बातें जो है मिट्टी के बारे में, जमीन के बारे में, ये तो है। फिर इसके बाद में केले की फसल में महत्वपूर्ण बात आती है बीज की। किसी भी फसल का जो है प्रमुख एक अंग है बीज का। जो बीज अच्छा है तो हमें आगे का जो है वो अच्छा मिलेगा, फसल अच्छा मिलेगा, उपज अच्छा मिलेगा। तो बीज एक पारंपरिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो केले की फसल जो लगते आती थी, शायद आपके यहाँ पे भी इससे पूर्व गांठ लगती होगी, जो कंद है उससे पहले लगता होगा। आज भी अगर हम देखें तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट में लगभग 60,000 हेक्टर जो भी केले का क्षेत्र है उसमें से ऐसा पकड़ के चलिए कि आज भी कुछ क्षेत्र में गांठ लग जाती है। क्योंकि इसका कारण भी अलग है, किसान तो चाहते हैं कि टिश्यू कल्चर पौधा लगाए, लेकिन समय पे नहीं अवेलेबल हो पाता है तो उनको गांठ लगानी पड़ती है। भी कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं, कुछ बजट, कुछ उस वजह से भी कुछ लोग गांठ लगाते हैं। तो गांठ लगाना भी ये तो परंपरा चलती आई है कि गांठ से ही पहले केले की खेती होती थी। अब गांठ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, टिश्यू कल्चर पौधा ही लगाना चाहिए या नहीं, तो इसमें अलग अलग ये हो सकती है। लेकिन जैसे गांठ है तो गांठ में क्या लिमिटेशंस उसके है, या क्या उसमें मतलब लगाने के लिए किसानों की पसंद अभी पौधों की तरफ, टिश्यू कल्चर पौधों की तरफ ज्यादा रुचि क्यों है? तो इसका एक जो कारण है, जैसे किसानों ने देखा, अगर हम गांठ की बात करते हैं, गांठ अगर है तो एक अगर अच्छा पेड़ है जिससे अपने को अधिक वजन मिला है, उसकी लेंथ अच्छी मिली है, उसमें जो भी नंबर ऑफ हैंड्स है वो अच्छे मिले हैं, उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो, जो उसके कैरेक्टर्स है वो बेस्ट है। अब वो एक अच्छा पेड़ जो है उससे हमको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 गांठ मिल सकती है। ठीक है, अभी अगर हम बीज अच्छे से लेने को जाए, अगर हम एक बगीचा है कहीं 4,000 5,000 पौधों का और उसमें हम अगर सिलेक्ट करें, उसमें से हमको अगर 400-500 पौधे ऐसे मिले कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका कैरेक्टर है, तो वहां से हम 4 या 5 ज्यादा से ज्यादा आजू बाजू में जो गांठ होगी वो निकाल सकते हैं। मतलब कितने हो गए, 500 में 4 ये कर लीजिए, तो उतने ही अपने को अच्छे मातृ वृक्ष जो होगा, मदर प्लांट्स, उनसे हमको बीज मिल सकता है, अच्छे कंद मिल सकते हैं। इसके बाद फिर हमको अगर लगाना है तो फिर जो भी अवेलेबल है वो लगाना पड़ता है। दूसरा एक बात होती है कि जैसे हम लोग गांठ में, जैसे केले का पेड़ है उसमें एक पील जो है वो आज निकलता है, दूसरा पील जो है वो 15-20 दिन बाद निकलता है, तीसरा पील जो है वो 1 महीने बाद निकलता है, चौथा पील जो है वो 1.5 महीने बाद निकलता है, 5वां पील और 2 महीने बाद निकलता है। तो इनकी आयु अलग अलग है। इनका जो आकार है, ये अगर नया वाला पील है तो वो नए वाले पील का आकार कम होगा, और जो पहला वाला पुराना वाला पील होगा उसका आकार, गांठ का आकार बड़ा होगा। तो बड़ा आकार मतलब क्या है कि उसकी उतनी उम्र वहां हो चुकी है। फिर ऐसे जो अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के बीज हम जब लगाते हैं, तो जो बड़ा बीज है वो पहले
बंच निकलेगा और जो छोटा है वो लेट निकलेगा। इसमें यूनिफॉर्म आपका कटिंग नहीं आएगा और ये लंबे समय तक चलेगा। तो इससे होता क्या है कि जैसे केले का व्यापारी जो होता है, कटाई जब होती है बगीचे की, तो उसको अगर एक जगह से जो गाड़ी है उसका ट्रेलर है, उसको जो ये है ट्रक है, उसको अगर लोड करना है तो उसको उतने झाड़ मिलते नहीं है। फिर वो यहाँ से 200 पेड़ कट गए, वहाँ से 150 कट गए, वहाँ से 100 कट गए, फिर ऐसे गाड़ी भरता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ का जो उसका भुगतान है वो किसको करना पड़ता है? किसान को। वो रेट जो है उसकी कम देता है, स्वाभाविक है, उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ गाड़ी घुमानी है, फिर वो गाड़ी लोड होगी। तो वो जो है अगर समझ लीजिए 14 रुपये 15 रुपये केजी रेट चल रहा है तो वो आपको 10 रुपये 12 रुपये केजी देगा, है ना? क्योंकि उसको वो जो ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है वो आपके इसमें से ही काटेगा, वो तो खुद की जेब से देता नहीं है व्यापारी कभी भी। ये एक चीज होती है। और टिश्यू कल्चर में क्या होता है, टिश्यू कल्चर बनता कहाँ से है? वो तो जो अच्छा मातृ वृक्ष होता है। टिश्यू कल्चर है क्या? जो अच्छा पेड़ है जिसके कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा था, उस अच्छे पेड़ के जो गांठ है, बीज, वो लेकर उसके अंदर का एक जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू को हाइजीनिक कंडीशन में लेबोरेटरी में कुछ आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसमें कुछ तत्व होते हैं जो उसके जीवन काल उसको उगने के लिए वगैरह प्रेरित करेंगे, ऐसे कुछ हार्मोन होते हैं, उनमें उसको लगाया जाता है। और कुछ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, लाइट और अंधेरा, ये लेबोरेटरी में क्रिएट करके उसको अंकुरित किया जाता है वो टिश्यू को, और उस टिश्यू से साइकिल मल्टीप्लाई किए जाते हैं। और वो मल्टीप्लाई करने के जो साइकिल होते हैं, जैसे एक अगर ये है तो साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो उससे 600 से लेकर 900,000 तक पौधे बन सकते हैं। एक 9-10 महीने का पीरियड उसको भी लगता है। मतलब वो सारी प्रोसीजर आदमी के जैसे ही होती है। जैसे आदमी का एक ये हो जाता है, कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर वो जो गर्भ है वो होता है, फिर बच्चा होता है, उसी तरीके से थोड़ा बहुत ये भी है, टेस्ट ट्यूब बेबी ही बोल सकते हैं इसको। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इसमें क्या होता है कि एक ही उम्र में उनका सारा ये हुआ है लेबोरेटरी के अंदर, तो एक ही उम्र के वो पौधे हो जाते हैं। और उनको हम जब लगाते हैं तो लगभग वो एक आयु के होने की वजह से उनकी सारी जो ग्रोथ होती है वो एक जैसे चलती है, ना ही उनमें कंपटीशन होती है। क्योंकि अलग अलग आयु के होंगे तो उनमें कंपटीशन पैदा होती है। कोई जो बड़ा होगा वो ज़्यादा अच्छा बड़े चलेगा और जो छोटा होगा वो धीरे चलेगा, तो इनमें वो कंपटीशन भी नहीं रहती है। दूसरा, इनका जो आयुर्मान है, जो जीवन काल है, वो एक समान चलने की वजह से इसका हार्वेस्टिंग भी समय पर होता है, एक साथ होता है। और 2 या 3 कटाई में ये 1 महीने 1.25 महीने के अंदर पूरा का पूरा बगीचा ये खाली हो जाता है। सेकेंड थिंग, गांठ जब लगाते हैं हम, तो गांठ लगाते समय उसका अगर रटून रखना है, पीलबाग रखना है, दूसरा फसल जो लेना है हमको, वो रखने के लिए भी लिमिटेशंस आ जाते हैं। क्योंकि पहला बंच निकला है आज और बाकी वो निकलते निकलते उसमें अगर 1.5-2 महीने का समय लग जाए तो उसमें वो पील छोड़ने के लिए भी समय अच्छे से मैनेज नहीं होता है। दूसरा, जिसका बंच निकल गया है, जिसका कट गया है, उसका पील जल्दी बढ़ जाएगा। हमने पील भले ही छोड़ दी है उसके, लेकिन जिसका बंच कटा नहीं है उसका जो पील है उसकी ग्रोथ के लिए वो समय लेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट है वो बंच जो है, लोंगर जो है, उसकी डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वो पील धीरे बढ़ेगा। फिर जो हमारा पील बाग है वो भी समय पर नहीं आएगा। लेकिन टिश्यू कल्चर में एक ये आप कर सकते पौधों में कि आपका रटून जो है वो एक साथ आप छोड़ सकते हैं, और उसका भी जो हार्वेस्टिंग एक जैसा होने की वजह से उसका भी जो हार्वेस्टिंग होता है पील बाग का, वो लगभग एक समान कट जाता है। तो ये कुछ जो प्लस पॉइंट है टिश्यू कल्चर में, इसलिए अधिक से अधिक किसानों की रुचि जो है वो टिश्यू कल्चर में होती है। तो ये एक बीज के विषय में हो गया। फिर इसके बाद में जमीन है, जमीन के जो जरूरी चीजें हैं उसमें हम लोग कैरी पद्धति से भी लगा सकते हैं और बेड पद्धति से भी लगा सकते हैं। अब जो है बेड पद्धति से लगाने के बेनिफिट्स अभी खूब मतलब ज़्यादा अच्छे हैं, तो बेड पे लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र भी होता है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है,
तो वहाँ तो बेड ही ज़रूरी है। लेकिन कई जगह पे जब वो गर्मियों में लगाते हैं तो बेड के बजाय वो इसमें लगाते हैं और फिर बाद में उसको बेड करते हैं। वो एक अलग अलग, हर किसान की अपनी अपनी एक राय होती है और एक एक्सपीरियंस होता है अपना अपना, जिसको देखकर, जिस अनुभव से वो आगे अपना ये करता है। तो कैरी और बेड दोनों अच्छे हैं, ज़्यादातर बेड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केले की जो जड़ें होती है ये, इनमें वो ताकत नहीं होती कि वो जमीन को कोर के नीचे जाए। ये ऐसे समतल फैलती है और इसको जितना ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी होगी उतना ज़्यादा उसका फैलाव के लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो अपनी जोताई प्लाऊ वगैरह अच्छा करके मिट्टी अच्छी हम बना लें। सॉइल कार्बन लेवल बढ़ने के लिए हम गोबर की खाद वगैरह तो डालते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग पहले कर रहे। फिर बेड बनाएंगे तो बेड में क्या है कि अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो पानी का निकास भी अच्छे से हो जाएगा, तो जड़ों के जो कार्य क्षेत्र है उसमें हवा और पानी का एक संतुलन भी बना रहे। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बेड पे भी लगा सकते हैं। कैरी में वो पुरानी मेथड हो गई, कैरी निकाल के उसमें लगाना, नाली निकाल के, लेकिन अभी बेड ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है उसके बाद में अंतर। अंतर के बारे में भी काफ़ी अलग अलग जगह अलग अलग राय होती है। कुछ जगह पे 5x5 पे लगाया जाता है, कहीं 6x5 पे लगाया जाता है, कहीं 7x5 पे भी लगाया जाता है। तो इसमें तो सबसे अच्छी बात यही है कि जितना हम अंतर ज़्यादा रखेंगे उतना कभी भी अच्छा है। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। हमारे लगभग 1200 से 1400, 1450, 1500 प्लांट अगर हमारे 1 एकड़ में आते हैं तो अच्छी बात है। अंतर तो अधिक चाहिए ही चाहिए, लेकिन प्रति एकड़ जो संख्या है वो संख्या भी पर्याप्त चाहिए। अगर उससे कम हो जाती है तो जो टनेज है, जो उत्पादन प्रति एकड़ हमें क्विंटल में या टन में आना चाहिए, वो टनेज हमको कम मिलता है। तो इसलिए लगभग 1400 से 1500 अगर प्रति एकड़ हमारे पौधे बैठते हैं, इसमें 6x5 जो अंतर है ये ज़्यादा योग्य माना जाता है 7x5 से, क्योंकि 7x5 में एकदम मतलब जो संख्या है वो अत्यधिक कम हो जाती है। लगभग 1450 पौधे हमारे 1 एकड़ में बैठ जाते हैं अगर हम 6x5 पे लगाते हैं। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना हमारा पत्ते हैं केले के, वो पत्तों के लिए जो कैनोपी डेवलपमेंट होने के लिए जो जगह चाहिए वो 6x5 में भी पर्याप्त मिलती है, 7x5 में भी मिल जाती है। लेकिन 5x5 में जो है वो कैनोपी कम होती है, और जितना हम घनता ज़्यादा रखेंगे तो उतना अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा क्रिएट होगी, और जो सिगाटोका जैसी फंगस है उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। दूसरी बात, ज़्यादा संख्या अगर पौधों की है, जैसे 5x5 या 5.5x5, इनमें ज़्यादा घनता की वजह से हार्वेस्टिंग भी डिले होता है। तो इसलिए बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर हम थोड़ा उचित अंतर अगर रखते हैं, ये हमारे उत्पादन के लिए अच्छा होता है। क्योंकि फाइनली हमको प्रति प्लांट जो टनेज, मतलब रास जिसको बोलते हैं, अभी केले के जो किसान होते हैं ज़्यादातर बात करते हैं हमारी इतनी रास आती है उतनी रास आती है, मतलब जो एवरेज है, एवरेज की बात करते हैं कि हमारा 30 किलो का एवरेज है, 35 किलो का एवरेज है, वगैरह वगैरह, ये बातें सब चलती है। तो वो एवरेज कभी भी ना करें हम बात, तो अच्छा है। हम टनेज की अगर बात करते हैं, कितना एकड़ हमने केला लगाया है और उसमें से कितना टन हमको उत्पादन मिला, ये अगर हम बात करते हैं तो उचित होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम 3 एकड़ लगा दिए, 4 एकड़ लगा दिए, और उसमें से जैसे अगर हम ज़्यादा अंतर पे लगाते हैं, जिसमें हमारे 1 एकड़ में 1200 1250 पौधे बैठ रहे हैं, और कुछ किसी कारणवश हमारी कुछ पौधों की अगर मोर्टेलिटी हो जाती है, कुछ पौधे मर जाते हैं, तो उसमें हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर फीट में वो एरिया ज़्यादा हमारा ब्लैंक हो जाता है। और जितना अधिक अंतर देंगे आप, उतना ज़्यादा वजन का बंच तो निकलेगा। लेकिन फाइनली क्या है ना, कि जो हमें प्रति एकड़ उत्पादन मिलना चाहिए या प्रति हेक्टर उत्पादन मिलना चाहिए, उसमें वो कम हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रास की बात ना कर, हम टनेज की अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, कुछ पौधे छोटे समय में ही, उम्र में ही मर जाते हैं, कुछ पेड़ों में किसी कारणवश वो बंच नहीं निकाल पाते हैं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से चले जाते हैं, या कुछ में बंच निकले हुए हैं लेकिन किसी मौसम के प्रकोप से या किसी चीज़ से उसमें से बंच सटक जाना,
या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ी संख्या जो है वो ज़्यादा कम भी नहीं और बहुत अधिक भी नहीं, ऐसे हम एवरेज अगर रखते हैं 1500 के आसपास अगर हम संख्या रखते हैं तो इसमें उचित उत्पादन जो है हमें मिलने में लाभ होता है। यह अंतर का हो गया। दूसरी बात एक है कि जैसे अभी केले में लगभग 99% जहां भी केला लगता है, मेरे ख्याल से दक्षिण भारत की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो हमारा ये नर्मदा और तापी का जो केले का क्षेत्र है, अधिकतर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन पे ही केला लगता है, फ्लड इरिगेशन का सवाल ही नहीं है। जो दक्षिण भारत में लगता है फ्लड इरिगेशन पे, क्योंकि उनके यहाँ मौसम ऐसा होता है कि साल भर हर महीने में बारिश भी होते रहती है, तो एक मौसम भी अनुकूल रहता है। तो गर्मी में जब जरूरत होती है तब उनका फ्लड इरिगेशन से वो पूर्ति करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लगभग 99% केला जो है वो ड्रिप इरिगेशन पे लगता है। ज्यादातर केला जो लगता है उसमें सिंगल लेटरल लगती है, मतलब जो हमारी रो है, जो लाइन है, उसमें एक ही लेटरल हम डालते हैं। तो अगर हम वहाँ एक बदलाव करें कि अगर हम 2 लेटरल डालें तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा मिल सकता है, क्योंकि एक ही तरफ लेटरल होने के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे एक तरफ पानी जाता है, हम लोग फर्टिगेशन करते हैं तो उसी तरफ फर्टिगेशन जहां होगा, आपका बारिश का सीजन खत्म होने के बाद में जड़ों का काम है पानी और खाद लेना। तो जिस तरफ नमी रहेगी, जिस तरफ खाद रहेगा, उसी तरफ जड़ें बढ़ेगी। जहां पानी नहीं है, जहां नमी नहीं है, जहां खाद नहीं है, वहां की जड़ें मर जाएगी, वहां को शॉक भी लगेगा बाद में। और ठीक है, अगर शॉक की बात भी छोड़ दे तो भी वहां की जो जड़ें है वो वहां का जो ये है वो छोड़ के इस तरफ ही ज्यादा जड़ें बढ़ेगी। मतलब एक साइड लेटरल रहेगी तो एक ही साइड में हमारे ज्यादा से ज्यादा जड़ रहेंगे। इसका जो परिणाम है वो हमें फाइनली यील्ड में दिखेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा तेज हवा का अगर ये चलता है कभी तो सिंगल लेटरल में बहुत ज्यादा पेड़ गिरने की समस्या देखी गई है। हमारे रावेर तहसील जो है, हमारा रावेर तालुका, इसमें ज्यादातर जून जुलाई की प्लांटिंग होती है। तो जून जुलाई की प्लांटिंग में बराबर अप्रैल मई में सारे बंच निकले हुए होते हैं। और जिस जगह पे जिन किसानों ने सिंगल लेटरल उपयोग की है, जिन किसानों ने डबल लेटरल की है, तो इसलिए यह बदलाव जो है ये बहुत जरूरी है। अभी केले में हर किसान ने यह बदलाव करना ही चाहिए। थोड़ा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन निश्चित ही ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, उत्पादन में जो बढ़ोतरी होगी उसमें आपकी ये कवर हो सकती है। तो ये हो गया जो हम इरिगेशन करेंगे। फ्लड इरिगेशन तो अभी कोई करना नहीं, लेकिन ड्रिप इरिगेशन सारे करते हैं। तो उसमें सिंगल की बजाय डबल लेटरल अगर है, आप 12 mm की 2 लेटरल डालिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट उसमें दिखाई देंगे। और जैसे मैं बता रहा था अभी रावेर तहसील की बात, तो जनरली केले का जो लगाने का सीजन है वो आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा केला लगता है जून जुलाई में लगता है। मृग नक्षत्र पे लगता है, मृग बाग वहां पे कहा जाता है हमारे इधर। और दूसरा सीजन होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक का, इसको हमारे यहाँ कांदे बाग कहा जाता है। कांदे बाग इसलिए, कांदा मतलब प्याज, तो प्याज लगाने के समय जो लगता है उसको कांदे बाग कहते हैं। और वो लगभग अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का समय होता है। तीसरा सीजन एक है जो रामनवमी हनुमान जयंती के बीच में का जो समय है, मार्च अप्रैल के बीच का, ये एक सीजन हमारे यहाँ है। और अभी ज्यादा रुचि उस सीजन में बढ़ गई है। तो इसके कारण अलग अलग है। जैसे जून जुलाई में जो केला लगता है उसका बंच निकलता है आपका मार्च के बाद में, अप्रैल मई में वो बंच जो है वो पेड़ पे होता है। तब उसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हाई होती है सब वाटर रिक्वायरमेंट उसकी, बहुत अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। और बहुत सी जगह पर तब वाटर लेवल नीचे जाता है। दूसरी बात, बहुत सी जगह पे गर्मी के दिनों में बिजली के प्रॉब्लम आते हैं, वोल्टेज चलता नहीं है ठीक से, कुछ बहुत सारे फॉल्ट हो जाते हैं, डीपी हो जाती है। तो वैसे प्रॉब्लम हो जाए तो भी समस्या आ जाती है। तीसरा एक रीजन होता है, जैसे इस साल हमारे यहाँ 48 तक टेम्परेचर गया था। तो इसमें क्या है कि जिस क्षेत्र में थोड़ा कम केला लगता है उस क्षेत्र में इस गर्मी जैसे ज्यादा प्रकोप हो जाए तो जो गर्म लू चलती है हवा, उसमें पेड़ गिरने के या बंच नीचे सटकने के ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग फिर दूसरा सीजन जो है, और कई जगह पे ऐसा होता है कि जैसे ये जून जुलाई की जो हार्वेस्टिंग है वो लगभग बारिश में भी आ जाती है।
जुलाई की जो ये है उसकी हार्वेस्टिंग में तब तक पानी आ जाता है, तो कई जगह पे ट्रक जाते नहीं है। तो फिर अक्टूबर में, बारिश के बाद में अक्टूबर में प्लांटिंग का एक सीजन है, कांदे बाग जो कहा जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो इसमें ये भी अच्छा एक सीजन है, लेकिन इसमें जो समय है, ड्यूरेशन जो है, मृग बहार जो होता है, मृग बाग, उससे ज्यादा समय इसमें लगता है ड्यूरेशन, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि जब ये अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में पौधा लगता है तो इमीडिएट ठंड का मौसम स्टार्ट हो जाता है। और केला जो है, केला अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी दोनों के लिए सेंसिटिव है। लगभग जैसे 14-15 डिग्री से नीचे नीचे तापमान आने लगता है, अगर 12 आए 11 आए, तो वो उसका काम धीरे धीरे पत्ते या जड़े जो है अपना काम जो है वो रोक देती है। जैसे नीचे 10 से नीचे आने लगा, 9 8 वगैरह, तो आपके पत्तों में जो है पीलापन दिखने लग जाता है। आपने अनुभव लिया होगा, आप केले करते हैं तो ठंड, अगर अत्यधिक ठंड आपके यहाँ प्रकोप हो जाए या किसी तरफ से जहां से ठंड हवा चलती है उस तरफ के जो पेड़ होते हैं उनमें पीलापन दिखने लग जाता है। वैसे ही गर्मी में 41 42 41 42 के बाद में जैसे तापमान ऊपर जाने लगता है तब भी धीरे धीरे इनका जो फंक्शन है वो स्लो होने लगता है। जड़े जो है वो अन्न और पानी, जल का जो शोषण है उसका धीरे होने लगता है। और जब लगभग 45 46 44 45 46 चला जाता है तो लगभग रुक जाता है। तो अगर दिन में उतना टेम्परेचर है तो वो जो रुक देंगे, रात को जब टेम्परेचर डाउन होगा थोड़ा तो उनका काम वो चालू करेंगे। तो ठंड में भी वैसे ही है, जैसे दिन में वो काम चालू करेंगे लेकिन रात में जो है वो फिर उनका जो है जो फंक्शंस है वो रुक जाते हैं। तो इसलिए उसमें ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा लगता है, जो समय है हार्वेस्टिंग का वो बढ़ जाता है, लंबा जाता है। लेकिन ये जो मार्च और अप्रैल की जो प्लांटेशन है वो ज्यादा किसान अभी उसमें रुचि रखने लग गए हैं। ठीक है, उसमें गर्मी होती है लेकिन वो गर्मी के लिए क्या करते हैं, तो पहले सनेम जो होता है जो ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए हम यूज करते हैं उसको बो देते हैं। फिर वो लगभग 1.25 फीट का हो जाए, आधा फीट 1.25 फीट का, तब पौधा लगाते हैं। फिर उसकी छाया में वो अप्रैल मई पास कर देता है। फिर मई के एंड में उसको काट के वहीं डाल देते हैं। मतलब जब मार्च में अप्रैल में वो पौधा लगा तब उसको आगे के 2 महीने उसकी आयु कम होने की वजह से उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम रहती है, पानी का जो उसका जरूरत है वो कम हो जाता है क्योंकि वो छोटा होता है। और मई तक कम पानी में भी वो गुजारा कर लेता है और वो सनेम की छाया होती है तो सनस्ट्रोक भी उसको बैठता नहीं है। तेज तूफान भी आ जाएगा तो वो छोटा से पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, मई के एंड में जब परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी आ जाती है जून में ह्यूमिडिटी लगभग चालू हो जाती है, तब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेचर तब डाउन आ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और आगे का जो उसका कार्यकाल है लगभग 3 महीने से लेकर आगे का जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये सारा बरसात का जो ये है वो अनुकूल वातावरण में उसकी ग्रोथ होती है। अक्टूबर नवंबर में बंच डिलीवर होता है और दिसंबर जनवरी फरवरी एंड में उसकी कटाई चालू होती है, मार्च में खत्म हो जाती है। और इसका एक फर्क ऐसा भी देखा गया कि लगभग उसी समय जो है बाजार में जो है वो अंगूर खत्म हुआ रहता है और आम या तरबूज अभी तक आए नहीं होते हैं, तो जिससे ये समय पे लगे हुए केले में रेट भी अच्छी मिल जाती है। और पानी कम जिसके पास में वो ज्यादातर इस मेथड को अप्लाई करता है, इस समय प्लांटिंग करने के लिए ज्यादा अभी रुचि दिखाने लग गए हैं। तो ये अलग अलग सीजन है, तो इसमें हम लोग जो हमारे जलवायु के हिसाब से, हमारे एरिया के हिसाब से अच्छा है उस हिसाब से हम उसका प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है खाद व्यवस्थापन की। तो खाद व्यवस्थापन जो है, इसमें जो केले का जो पौधा है वो लगता है और जैसे उसकी ग्रोथ होती है, बंच डिलीवर करता है और हार्वेस्टिंग होता है, तो लगभग इसका जो समय है, जो आयुर्मर्यादा इसकी ये तय की गई है, वो लगभग एक 300 दिन का एक समय होता है। ये कि 300 दिन तक हमें फर्टिगेशन जो है वो करना है, उसको जो खाद है वो देनी है। ऐसा एक मोटा मोटी एक सारा जो बनाना रिसर्च स्टेशंस वगैरह है उनका एक ये है। तो इसमें जो है अभी जैसे हम बेड बना दिए, तो बेड में जो अभी महत्वपूर्ण घटक है मुख्य खाद जिसको हम बोलते हैं, मुख्य खाद का जो स्रोत है, मतलब जो देते हैं हम एलिमेंट्स एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया दे देते हैं, अमोनियम सल्फेट दे देते हैं, या फिर जो भी मिश्र खाद है 10-26 हो, 12-32 16 हो, जो भी है इसमें नाइट्रोजन हमें मिल जाता है। फास्फोरस के लिए भी हमें पता है
सिंगल सुपर फॉस्फेट है, डीएपी है, जो भी सारा पोटाश है। तभी केले को रिक्वायरमेंट कितनी है, केले की जो रिक्वायरमेंट है एनपीके की, नाइट्रोजन की कितनी, फास्फोरस की कितनी, पोटाश की कितनी, और वो कब कब है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो केले के लिए लगभग जो भी रिसर्च स्टेशन है, जो भी केला अनुसंधान केंद्र है, इनका एक स्टैंडर्ड एक ये है कि लगभग 200 ग्राम नाइट्रोजन इसके जरूरी होता है उसकी हार्वेस्टिंग तक। 200 ग्राम नाइट्रोजन एक पौधे को। अभी 200 ग्राम नाइट्रोजन अगर हमको देना है तो अगर हम उसको यूरिया में नापेंगे, उसको लगभग 450 ग्राम यूरिया हो गया, क्योंकि आपका 100 केजी अगर यूरिया है तो उसमें आपको 46% नाइट्रोजन मिलता है। तो उस हिसाब से हमको अगर 200 ग्राम नाइट्रोजन देना है तो लगभग 450 450 के बीच में हमको यूरिया देना होगा। तो ये यूरिया जो देना है ये कैसे देना है, और फास्फोरस जो है, फास्फोरस की जो जरूरत है, हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केले का जहां भर भी जो भी रिसर्च हुआ है दुनिया भर में, भारत में हो चाहे दुनिया भर में, जहां जहां केला होता है जिन भी कंट्रीज में, तो केला ये ऐसा क्रॉप है जिसको फास्फोरस की जो जरूरत है वो कम है। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस बहुत कम लगता है और नाइट्रोजन की तुलना में पोटाश बहुत ज्यादा लगता है। तो फास्फोरस जो है उसको लगभग 60 ग्राम फास्फोरस एक ये किया गया है। अभी 60 की जगह कई जगह पे 70 डाला जाता है, 80 डाला जाता है, कुछ कुछ जगह हमने देखा है कि 100 110 तक फास्फोरस दिया जाता है P2O5। उसको हम किसी भी रूप में दे सकते हैं, हम सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में दे सकते हैं, डीएपी के रूप में दे सकते हैं। अब अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी, जैसे फास्फोरस जो है ये ऐसा एलिमेंट है कि इसका मूल स्वभाव है कि जिसको हम डाल देंगे उसको वहां पे फिक्स होना उसका स्वभाव है। इसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम है, बहुत स्लो है। तो इसलिए अभी अगर 60 ग्राम फास्फोरस हमको देना है तो 60 ग्राम फास्फोरस देने के लिए हम अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में ये देखेंगे तो लगभग मतलब एक बैग जो होती है उसमें 8 केजी तक फास्फोरस होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट की 100 केजी में 16 केजी होता है फास्फोरस। तो उस हिसाब से हम जोड़ लेंगे लगभग 8 से 9 बैग हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट की यूज करनी चाहिए। लेकिन कुछ पार्ट हम सिंगल सुपर फॉस्फेट में यूज करें, कुछ पार्ट हम डीएपी के फॉर्म में यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में यूज करते हैं तो जरूरी है कि वो खाद का जो डोज है हमने पाया में देना है। अब पाया बोले तो क्या, पाया बोले तो जमीन मिट्टी जो भी है हम समझे, लेकिन पाया का मतलब खेती में फसल की बुआई से पहले का होता है। मतलब जो भी फसल में पाया में फसल देनी होती, खाद देनी होती है, जैसे हम चना बोएंगे या सोयाबीन बोएंगे, उसमें जो रिकमेंडेशन होगा कि भाई ये इतना फास्फोरस जो है वो हम पाया में दे, तो पाया में मतलब बुआई से पहले दे। और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है जहां हमारी जड़ें डेवलप होगी और जहां फैलेगी उस स्तर में अगर नीचे के जगह पे होगा तो वो जड़ें उसमें से वो बराबर से लेंगी, लेकिन अगर ऊपर होगा जड़ें नीचे रहेगी तो वो ऊपर से नीचे जाएगा नहीं। आपको 2 महीने 3 महीने बाद में भी अगर आप थोड़ा बहुत मिट्टी कुछ ये करते हैं तो आपको वो परत बनी हुई मिलेगी एसएसपी की। अभी बहुत से लोगों का एसएसपी की तरफ देखने का ये थोड़ा निगेटिव है, एसएसपी देना पसंद नहीं करते। और कुछ कंपनियां हैं जिनका बोगस एसएसपी आया और उस वजह से वो बदनाम भी हो गया। लेकिन अगर अच्छी कंपनी का सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको मिलता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लगभग 40 ग्राम प्रति पौधा जो पूर्ति है सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में पाया में कीजिए। इसका एक कारण है, देखिए डीएपी जो है, डीएपी भी अच्छी फसल ये है, खाद है, नो डाउट, लेकिन डीएपी में का जो फास्फोरस है वो हाई अगर पीएच है तो उसमें कम अवेलेबल होता है, उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। अगर हमारा पीएच हाई है, अल्कलाइन जैसे ज़्यादा है तो हमारा पीएच डीएपी की अवेलेबिलिटी फास्फोरस की कम होगी, लेकिन एसएसपी की अवेलेबिलिटी हाई पीएच में अच्छी रहेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि अगर हम एसएसपी देते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करते हैं, तो उसमें से हमको कैल्शियम भी मिलता है कुछ माइनर क्वांटिटी में, लगभग सल्फर भी मिलता है और कुछ बहुत सूक्ष्म मात्रा में मैग्नीशियम भी मिल जाता है। मतलब ये भी तत्व हमको सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ में मिलते हैं। और दूसरी बात, हमारा जमीन का पीएच जो है वो बढ़ा हुआ ही होता है, क्योंकि हम इरिगेटेड फसलें लेते हैं, पानी देते हैं फसलों को, तो हमारी जमीन का पीएच बढ़ा होता है। तो इसलिए कुछ पूर्ति हम एसएसपी के थ्रू दे और वो भी पाया में दे। और बाद में
जो बचा हुआ 20 ग्राम या 25 ग्राम आपको देना है वो आप डीएपी के रूप में दे सकते हैं या 10-26 के रूप में। तो इस प्रकार से हम खाद का नियोजन करते हैं। और एसएसपी हम जब डालते हैं, बेड में अगर डालते हैं, तो उसके साथ या उसके बाद में आप जो भी खाद की डोज है उसके साथ में प्लांटो दानेदार का उपयोग अगर करते हैं, तो प्लांटे दानेदार का उपयोग करने की वजह से लगभग 50 ग्राम प्लांटो दानेदार का उपयोग उसमें करना है। और प्लांटो दानेदार का उपयोग क्यों करना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि हम मिट्टी की जांच करते हैं। तो मिट्टी की जांच करते समय हमारा सॉइल कार्बन लेवल जो है वो एक नापने का एक पैमाना होता है कि हमारा उपजाऊ क्षमता कितनी है। तो सॉइल कार्बन लेवल बढ़ाने का कार्य है इसमें का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो अच्छी तरीके से करता है। और सॉइल कार्बन अच्छा क्यों चाहिए, तो जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स देते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर हमारी फसल को अवेलेबल होना है तो हमारी मिट्टी का जो सॉइल कार्बन लेवल है, ऑर्गेनिक कार्बन की लेवल है, वो अच्छी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारा जो खाद दिया है उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए, अभी कुछ बुजुर्ग किसान आपके घर में होंगे, दादाजी नाना जी जो भी, उनके समय में अगर उनको पूछेंगे तो वो बताएंगे कि पहले के ज़माने में आधी बोरी डीएपी की डाल दी तो भी 10-12-14 क्विंटल सोयाबीन आ जाता था एक एकड़ में, गेहूं आ जाता था, चना आ जाता था। तो वो क्यों आता था? क्योंकि तब उस समय 40-50-60 साल पहले जब हरित क्रांति का उदय हुआ था, तब हमारी जमीनों में सॉइल कार्बन की लेवल बहुत अच्छी थी। इसका कारण एक था कि तब उतना बिजली नहीं थी, बहुत सी जगह ऑयल इंजन चलते थे, बाकी संसाधन नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से ऑयल पंप पे जितना सीमित क्षेत्र में सिंचाई होती थी उतना ही क्षेत्र ये होता था। ज्यादातर जो खेती है वो बारिश में ही बोई जाती थी। फिर ऑयल इंजन वगैरह पे जितना सीमित क्षेत्र पे सिंचाई जहां हो सकती वहां पे ही बुआई होती थी। और बहुत सारा जो क्षेत्र होता था उसको रेस्ट मिलती थी, उसको विश्राम मिलता था। तो रेस्ट मिलना ये भी अपने आप में एक सॉइल कार्बन का एक बनने का एक ये होता है, जरिया होता है। दूसरी बात एक थी कि उस समय गौचर बहुत ज्यादा थे, हर घर में, हर गांव में गाय वगैरह जो एनिमल्स है, गाय भैंसे वगैरह, उनका बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स थे क्योंकि चराई के लिए गौचर बहुत थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ते गया, नए नए संसाधन, नए नए टेक्नोलॉजी आते गई, कंपटीशन पैदा हो गई और हम लोग फिर एक फसल, दूसरी फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल करते गए। फिर जो गौचर थे वो भी धीरे धीरे उपजाऊ मतलब फसल के अंदर आने लगे, वहां पे भी बुआई होने लगी, चारे का क्षेत्र कम हो गया, चारे की फसलें कम हो गई। जाहिर सी बात है आज घरों में बहुत सी जगह पे दूध के लिए भी नहीं रहते, जानवर नहीं रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है, जो खेतों में पड़ने वाली गोबर की खाद या देसी खाद थी उसका प्रतिशत भी घटते गया। और जितना हम ज्यादा फसलें लेंगे उतना ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल जो है, सॉइल कार्बन का लेवल वो निकलते जाएगा। हम एक फसल, दूसरी फसल, तीसरी फसल साल भर में लेंगे, उतना सॉइल कार्बन लेवल जो है वो घटते जाएगा। अब उसकी पूर्ति उतनी तुलना में ना होने की वजह से सॉइल कार्बन लेवल धीरे 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 घटते घटते हमको यहाँ तक आया। एक्चुअली जो बोला जाता है कि रासायनिक खाद की वजह से मिट्टी खराब हो गई, तो मिट्टी खराब होने का कारण ये है, ऐसे खराब हुई, उसको खराब करने वाले हम ही थे। क्योंकि जहां हमको आधी बोरी डाल के 10-12 क्विंटल आसानी से आ जाता था या 15-20 क्विंटल गेहूं आ जाता था, वहां फिर वो धीरे धीरे कम होने के बाद हम लोग क्या किए, आधी बोरी डीएपी की 1 बोरी कर दिए, 1 बोरी की 2 बोरी कर दिए, 2 बोरी की 3 बोरी कर दिए। फिर क्या हुआ, ठीक है, कुछ समय के लिए हमको उसका जो प्रतिशत था खाद की मात्रा बढ़ाने का, उसका हमें प्रतिशत भी मिला कि हमारी कुछ हद तक यील्ड भी बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे ये स्तर घटते गया हम रिवर्स आते गए कि हमारा खाद का प्रतिशत बढ़ा लेकिन हमारा स्तर जो है वो नीचे आने लग गया और एक लेवल पे आके रुक गया। तो इसलिए जरूरी है कि हम सॉइल कार्बन पे ज्यादा ध्यान दें।
और सॉइल कार्बन जो है वो प्लांटो दानेदार का उपयोग करने से बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। जैसे हम गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, लेकिन उसके भी सपोर्ट में अगर ये डालते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट इसमें से और भी ज़्यादा कुछ तत्व है उससे मिलते हैं। दूसरा एक ये है इसका बेनिफिट कि इससे इसके उपयोग से हमारा जो सॉइल पीएच है वो सॉइल पीएच न्यूट्रल की तरफ आने लगता है, न्यूट्रल होता है। अब सॉइल पीएच न्यूट्रल क्यों चाहिए? देखिए अभी ऐसा है कि जो हम फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, जो भी खाद डालते हैं, उस क्षेत्र में जो आदर्श स्थिति है वो अगर नहीं है, जड़ों का जो कार्य क्षेत्र है उसमें एक तो सॉइल कार्बन लेवल जो है वो भी मेंटेन चाहिए। दूसरी बात है वहाँ का पीएच भी अच्छा चाहिए। अब पीएच अच्छा चाहिए, एक सिंपल सा आपको सादा सा एक उदाहरण बताता हूँ। अगर किसी कार्यक्रम में हम चले जाते हैं, किसी फंक्शन में, शादी समारोह में चले जाते हैं और वहाँ कुछ अच्छे व्यंजन है, कुछ बने हुए हैं और वो हमें पसंद है और हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, या फिर जो हमारा भोजन का समय है, समझ लीजिए हम शाम को 7 बजे खाते हैं और किसी कारणवश हमने रात को 11-12 बजे खाना खाया, तो ये जो है एक तो कुछ पसंद आ गया इसलिए ज़्यादा खाना, दूसरा जो हमारा समय है उसके विपरीत समय पे हमने भोजन करना। इसका परिणाम क्या होता है कि हमें दूसरे दिन जो है हमारा पेट खराब होता है। अब पेट खराब होना मतलब क्या? एक तो हमें पित्त हो जाता है, एसिडिटी, हमारा जो पीएच है पेट के अंदर जो पीएच चाहिए वो पीएच बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक पीएच हुआ तो हमको पित्त प्रकोप हो जाता है। और अल्कलाइन अगर पीएच हमारे पेट का हो जाए ज़्यादा तो हमको डिसेंट्री लगती है, हमको जो है वो बार बार फिर संडास को जाना पड़ता है, दस्त लग जाते हैं। तो ये दोनों जो पेट खराब होने के लक्षण हैं, उस समय हमें कितना भी अच्छा भोजन हमारे सामने एक पंच पकवान की एक थाली भी परोसी जाएगी तो भी हमको खाने की इच्छा नहीं होती है ना, क्योंकि तब हमारा पेट खराब है। तो यही सारा सिस्टम है कि हमारे जड़ों का जो कार्य क्षेत्र है, जो जड़ें जहां से अन्न पानी लेने वाली है, वहां का अगर पीएच खराब है तो हमने कितना भी बढ़िया खाद डाला है, कितना भी महंगा खाद डाला है, वो जड़ें उठाएगी नहीं। ये तो हमारा एक मानसिक ये रहेगा कि मैंने तो इतनी खाद डाली है, मैंने तो इतना खर्चा किया है, लेकिन फिर भी जो है मेरा उत्पादन नहीं बढ़ा। फिर ऐसा जब होने लगता है तो एक कुछ समय बाद में हम लोग अपना एक माइंडसेट कर लेते हैं कि नहीं नहीं, अपने यहाँ तो इतना ही आता है, हमारे क्षेत्र में तो इससे ज़्यादा सोयाबीन आता ही नहीं है। अब हाँ, अभी सोयाबीन की बात निकली तो आपको बताता हूँ। जैसे एमपी में क्या है कि सोयाबीन का उपज घट गया तो सीड रेट बढ़ा दिया। जो रिकमेंडेड सीड रेट है, जो बीज का जो अनुपात है जो एकड़ में डालने का, उसको बढ़ा दिया। ये कोई मतलब उसके ऊपर इलाज नहीं है कि हम बीज उत्पादन बढ़ने के लिए सीड ज़्यादा डाल देंगे तो उत्पादन आ जाएगा। क्योंकि इस बात को आप सोचिए, आपके जो खाद दे रहे हैं या नहीं दे रहे, बहुत सी जगह तो मैंने ऐसे भी देखा कि सोयाबीन को कोई खाद नहीं देता है, अगर दिया थोड़ा बहुत एसएसपी छिड़क दिया और बो दिया, उसमें भी ज़्यादा उत्पादन मिलने के लिए, या फिर गांव में के जो 50%, 7% लोग हैं वो तो इतना बीज डाल रहे हैं तो मैं भी उतना ही डालूंगा, अगर मैं कम डालूंगा तो लोग हंसेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, अभी यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए 200 लोग हैं और बस खाना बना है 50 लोगों का, तो हम लोग सारे आधे पेट रहेंगे ना, हमसे कुछ अच्छे से काम होगा आगे चल के या कुछ होगा, जो भी है मतलब जो भी करना है हम भूखे पेट नहीं कर सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना काम कर सकते। अब जहाँ पे उस 1 एकड़ में इतने ज़्यादा संख्या में खाने वाली जड़ें तैयार हो जाएंगी तो उनको मिलेगा कितना, वो कहाँ से आपको यील्ड देंगे? बल्कि आप बीज के रूप में खर्चा ज़्यादा कर देंगे। और इसका परिणाम क्या है ना, आपको एक साल, 2 साल, 3 साल थोड़ा बहुत सीड रेट बनाने की वजह से उत्पादन बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन इतनी मात्रा में ज़्यादा आपका बीज पड़ने की वजह से आपका उस स्तर में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट है वो स्तर भी घट जाएगा, तो आगे चल के आपको सोयाबीन की फसल ही बंद करनी पड़ेगी, नौबत आएगी। तो थोड़ा सा इस बात पे भी विचार करें। अभी महाराष्ट्र में अगर आपको बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा, 2 फीट की दूरी पे सोयाबीन लगाते हैं और 9 इंच पे 2 दाने 3 दाने मैन्युअली डालते हैं और 14, 15, 16, 20 क्विंटल तक सोयाबीन लेते हैं।
उसको फर्टिलाइजर्स भी एप्लीकेशन बराबर से करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करते हैं। तो है बहुत से अलग रास्ते भी है, लेकिन क्या है ना कि हम जो सोचते हैं वो थोड़ा सा एक सोच भी हमने बदलनी चाहिए। तो ये एक ऐसा समय आता है कि हमारा माइंडसेट हो जाता है कि नहीं, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ वही ज़रूरत है कि हमारे जो सॉइल पीएच है वो अच्छा होना वो ज़रूरी है। फिर इसलिए हम लोग क्या है ना कि हमारी मानसिकता हो जाती है कि मैंने तो इतना खाद डाला फिर भी उत्पादन बढ़ा नहीं या अच्छा उत्पादन नहीं मिला, फिर इतना ही मिलता है, ये हम माइंडसेट कर रहे हैं, ये हम माइंडसेट कर लेते हैं, इतना ही आएगा। फिर हम नया कुछ करने का सोचते नहीं है, और जो सोचते हैं उल्टा सोचते थे, कुछ तो भी विपरीत सोचते हैं। प्लांटो कृषी तंत्र